प्रायोजक है। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। वंदे मातरम दिल्ली लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। कोरोना संक्रमण के कारण पाबंदियों के दौर से गुजर रही देश की राजधानी को आखिरकार थोड़ी राहत मिल गई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की समीक्षा पर डीडीएमए की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए आप। पाबंदियों से मुक्त होगी दिल्ली, फिर गुलजार होंगे स्कूल कॉलेज। 29 दिसंबर से बंद थे शिक्षण संस्थान। डीडीएमए की बैठक में बड़ा फैसला। दिल्ली में भी अब आखिरकार स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला ले लिया गया है। दरअसल डीडीएमए में हुई कोरोना समीक्षा की बैठक में ये फैसला लिया गया कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट अब खोले जा सकते हैं। ऐसे में 7 फरवरी से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल और कॉलेजों को खोल दिया जाएगा। लंबे समय से बंद शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की लगातार मांग उठ रही थी और आखिरकार स्कूलों में और कॉलेजेस में गाइडलाइंस के साथ ही क्लासेस चलेंगी। डीडीएमए की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता उप राज्यपाल अनिल बैजल ने की। बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल और कई एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। डीडीएमए की बैठक में फैसला, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे उच्च शिक्षा और कोचिंग संस्थान। कोरोना से जुड़े नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। एसओपी सीएबी के अनुसार चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे स्कूल। 7 फरवरी से 9वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे। सिर्फ वैक्सीनेटेड शिक्षकों को स्कूल आने की अनुमति। 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण को बढ़ाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। ऑफिस में 100% कर्मचारियों की उपस्थिति। कार में अकेले होने पर मास्क लगाने पर छूट। राजधानी में प्रतिबंधों के साथ खुल सकेंगे जिम। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण की रफ्तार को और तेज कर दिया जाए। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी रात 10 बजे की बजाय 11 बजे से शुरू होगा और सभी कार्यालय 100% अटेंडेंस के साथ काम करेंगे। वहीं कार में अकेले चलने पर मास्क पहनने की अनिवार्यता नहीं होगी और जिम भी निर्धारित प्रतिबंधों के साथ खोल दिए जाएंगे। स्कूल और कोचिंग की बात करें तो ये सभी एसओपी के अधीन खुलेंगे और सीएबी का सख्ती से पालन भी करना होगा और जिन शिक्षकों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। 7 महत्वपूर्ण फैसले डीडीएमए की मीटिंग में लिए। सबसे पहले तो स्कूलों के संबंध में है कि स्कूल अब अगले हफ्ते से खोले जाएंगे। मंडे से 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल दिए जाएंगे और धीरे धीरे, क्योंकि अब कोविड केसेस भी कम हो गए हैं और साथ साथ में 9वीं से 12वीं के एज के बच्चों के वैक्सीनेशन में भी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है दिल्ली में। तो धीरे धीरे अभी तो हालांकि 9वीं से 12वीं के लिए हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी। स्कूल खोल दिए जाएंगे 7 तारीख से, लेकिन हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी और धीरे धीरे हम इस स्टेज में की तरफ बढ़ेंगे। समय आ गया है, धीरे धीरे हम उस स्टेज की तरफ बढ़ेंगे जब हाइब्रिड क्लासेस बंद कर दी जाएं और केवल फिजिकल क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस ही चलें। तो कुल मिलाकर पाबंदियों के दौर से गुजर रही देश की राजधानी दिल्ली को फिलहाल राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं अगर दिल्ली में कोरोना मामलों की बात की जाए तो दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस के 2668 नए मामले दर्ज किए गए हैं और अब दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा कुल 13,630 पहुंच गया है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 5% से भी कम रह गई है, जिसके बाद अब दिल्ली वासियों को प्रतिबंधों में कुछ फीसदी तक का छुटकारा मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पाबंदियों से कब तक पूरी तरह मुक्त होगी।
दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे थे तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के साथ साथ नाइट कर्फ्यू भी चल रहा था। अब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। वहीं आज दिल्ली में डीडीएमए की बैठक के बाद कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। जिस तरह से स्कूल है, जिम है, स्पा है, रेस्टोरेंट है, सभी को खोलने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में नर्सरी से 8वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं वो 14 फरवरी से खोले जाएंगे। तो वहीं दिल्ली में सोमवार से यानी कि 7 फरवरी से जो स्कूल 9वीं क्लास से 12वीं तक के स्कूल हैं वो खोल दिए जाएंगे। रेस्टोरेंटों को भी खोलने का आदेश दे दिया है। वहीं दिल्ली में जिस तरह से भी कोरोना के केस कम आ रहे हैं उसको देखते हुए दिल्ली में डीडीएमए की बैठक ने अहम फैसला लिया है। नेटवर्क 10 दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज अपनी विधानसभा पटपड़गंज पहुंचे और विकास कार्य का जायजा उन्होंने लिया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में विकास कार्य तेजी से हो रहा है। स्कूल से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक में पहले से ज्यादा सुचारू रूप से विकास कार्य कराया जा रहा है। तो अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। उन्होंने कहा कि पहले से बेहतर काम भी किया जा रहा है और विकास भी किया जा रहा है। इस दौरान वहां की जनता उन्हें अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आई और वहीं कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आए। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी पार्टी ने वर्चुअल रैली के जरिए शंखनाद किया। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव से पहले बीजेपी ने शराब की नई आबकारी नीति को बड़ा मुद्दा बनाया है और इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअल रैली का आयोजन किया। ये वर्चुअल रैली दिल्ली के 500 जगह पर एलईडी टीवी के जरिए दिखाई गई और दिल्ली की करोड़ों जनता ने इस रैली को सुना। वहीं बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपनी किताब स्वराज आंदोलन में लिखा है कि वो दिल्ली में शराब की नई दुकान खुलने देंगे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर दिल्ली में नई 850 दुकान खोल दी, जिसके चलते दिल्ली की जनता परेशानी का सामना कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जमकर केजरीवाल पर निशाना साधा और दिल्ली की जनता से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता इस लड़ाई में उनका साथ दे, जिससे नई आबकारी शराब की दुकानों को बंद कराने का काम किया जा सके। और दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के सराय जुलेना गांव और ईश्वर नगर में आज दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने गांव में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और नंदनवन पार्क का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस बार एसडीएमसी और स्थानीय निगम पार्षद सेंट्रल जोन के चेयरपर्सन राज्यपाल की तरफ से इसे बनवाया गया है। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बताया कि आज श्रीनिवासपुरी बाड़ के अंदर 3 बड़े उद्घाटन किए गए हैं। करीब 1.5 करोड़ की लागत से कैलाश कॉलोनी में सीनियर सिटीजन के लिए ऑफिस बनाया गया है। इसके अलावा ईश्वर नगर में नंदनवन पार्क भी बनाया गया है। और वहीं डॉक्टर संजीव बालियान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि 2 साल से सेना में भर्ती प्रक्रिया बंद है। चयन की उम्र 21 से बढ़ाकर 23 साल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना भर्ती वेस्ट यूपी के युवाओं का बड़ा मुद्दा रहा है। तो ये पत्र जो संजीव बालियान की तरफ से लिखा गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री के नाम ये पत्र है। तो सेना में भर्ती की उम्र को बढ़ाने की मांग की गई है। कहा गया है कि 21 साल से उस उम्र को 23 साल किया जाए। तो संजीव बालियान ने रक्षा मंत्री को यह पत्र लिखा है। मांग सिर्फ एक ही है कि जो भर्ती के लिए जो उम्र है वो 21 साल तक है, लेकिन अब इस उम्र को 23 साल कर दिया जाए, ये कहा गया है पत्र में। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये जूनियर फॉर नेशनल कैंसर कंट्रोल के नेतृत्व में एक वैश्विक एकजुट पहल है। कैंसर वैश्विक स्तर पर मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। और वहीं दिल्ली के एम्स अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता के लिए डॉक्टर्स ने पैदल मार्च निकाला, जिसमें डॉक्टर्स के हाथ में कैंसर दिवस की पट्टी लेकर लोगों को जागरूक किया गया। एम्स के सर्जरी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष ने बताया कि आज के समय में लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, उनमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है। वहीं एम्स की प्रोफेसर डॉक्टर वी सीनू ने यह बताया इस दौरान कि आज कैंसर पूरे देश भर में एक खतरनाक बीमारी बन गया है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम
कैंसर को रोकना हमारे बस में नहीं है, बट वो कब होता है, क्या हम उसको जल्दी से जल्दी पकड़ में लाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लेडीज़ की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की फॉर एग्जांपल बात करें, तो कई सारी वजहें हैं और ये मैं बताऊं सारी महिलाओं को कि किसी को भी हो सकता है। ये नहीं है कि एक को हुआ और वो सोचती है कि मेरे को ही क्यों हुआ, मैंने क्या गुनाह किया, पाप किया था, ऐसा नहीं है। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उठ के आना, कोई भी बदलाव लगे उसके ऊपर सोच विचार ना घर में करें। आप और पश्चिमी जिले की पुलिस ने रघुवीर नगर इलाके से 3 शातिर ठगों को हिरासत में लिया है। जानकारी यह है कि ये लोगों को नोटों के बंडल देने के बहाने कागज के बंडल थमा देते थे और बदले में उनकी ज्वेलरी ले लेते थे। वहीं एक महिला ने इन ठगों से नकली नोटों के बंडल के बदले सोने की चीजों की ठगी की थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और ठगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से ठगी की कई सोने की ज्वेलरी बरामद की है और फिलहाल पुलिस इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। और देश में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज एक बार फिर से कोरोना के केसों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 1,49,394 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बेहद डराने वाला है। कोरोना के मोर्चे पर देश में अच्छी खबर है। देश में कल की तुलना में आज कोरोना के केस घट गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.5 लाख से कम नए मामले सामने आए, जो कल की तुलना में करीब 13% हैं। वहीं देश में अब पॉजिटिविटी रेट गिरकर 9.27% हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के 1,49,394 नए केस सामने आए, जबकि 1,072 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में 5 लाख से ज्यादा कोरोना से मरने वालों की संख्या हो गई है। वहीं गुरुवार को 1,72,433 नए केस सामने आए थे। 24 घंटे में कोरोना के 1,49,394 नए केस मिले। 24 घंटे में 1,072 लोगों की मौत भी हुई। पॉजिटिविटी रेट गिरकर 9.27% हो गया। एक्टिव केस की संख्या घटकर 14,35,569 हो गई। अभी तक 4,17,088 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 167.87 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। देश में मरने वालों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कल कोरोना के 16,11,666 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 73,58,04,280 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक 168 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। वहीं गुरुवार को 55,58,760 कोरोना टीके की डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन के 168,37,16,068 डोज दी जा चुकी है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर में दैनिक आंकड़ों में गिरावट जारी है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी गंभीर हैं। पिछले हफ्ते से औसतन हर दिन कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,000 के आसपास रही है। यानी साफ है कि बीमारी का खतरा धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मौतों के डरावने आंकड़े दर्शाने के लिए काफी हैं कि ये बीमारी कितनी जानलेवा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी तरीके से प्रचार में उतर चुके हैं और पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिले, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले जो सरकार थी उसने एक्सप्रेसवे के नाम पर कैसी लूट मचाई, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। योगी जी की सरकार में पूर्वांचल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरे हो चुके हैं और 5 एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब प्रयास ईमानदार हो तो काम ऐसे ही असरदार होता है। साथियों, अभी कोरोना की वजह से
हम लोग रूबरू मिलते, समूह में बातें करते, उसका तो हमारा एक लंबा अनुभव है, लेकिन अब वर्चुअल मिलने का एक नया अनुभव ले रहे हैं, नए युग में नया अनुभव, और डिजिटल व्यवस्था से हम मिल रहे हैं। मुझे याद है इस साल की शुरुआत में मेरा पहला दौरा मेरठ का ही हुआ था। उस दिन मौसम खराब था और इसलिए मुझे सड़क मार्ग से आना पड़ा था, लेकिन मेरठ एक्सप्रेसवे की वजह से मैं 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ पहुंच गया था। इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने का सौभाग्य देशवासियों ने मुझे दिया था। मैं इस बात का ये भी सबूत है कि भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है, यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है। मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। आज जिन क्षेत्र के मतदाताओं से मैं बात कर रहा हूं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि उद्योगों के लिए, व्यापार कारोबार के लिए कानून व्यवस्था का राज होना कितना जरूरी है। कोई सोच नहीं सकता था कि यूपी में कभी अपराधी, माफिया काबू में आएंगे, लेकिन योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है। गुंडागर्दी करने वालों को यह समझ आया है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में यूपी को लगातार ऐसी सरकार चाहिए जो डबल तेजी से काम करे, डबल तेजी से विकास करे, और ये काम डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। और फिरोजाबाद में पुलिस चुनाव से पहले लगातार एक्शन में है। थाना एका, थाना रसूलपुर, थाना दक्षिण और थाना लाइन पार ने 4 शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 30 तमंचे, 3 पोनिया और 2 राइफल, 9 बने तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री का संचालन कर रहे 7 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने जानकारी ये दी है। देखिए, ये जो चुनाव की तैयारी के दृष्टिगत जो है लगातार 5वें दिन जो है अवैध शस्त्र फैक्ट्री जो है वो लगातार पकड़ी जा रही है। 5वां दिन ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आज 4 थानों से शस्त्र फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं, एका, दक्षिण, रसूलपुर और लाइन पार, और इसमें लगभग जो है 35 शस्त्र बने हुए और 9 शस्त्र अर्धनिर्मित जो है, कुल 44 शस्त्र जो है पकड़े गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो है कारतूस और असला जो है वो भी पकड़ा गया है। जैसा कि आपको विदित है कि चुनाव को देखते हुए अवैध शराब, अवैध शस्त्र, इन सब पे कार्रवाई चल रही है। तो लगभग इसमें अवैध शराब में भी ऑलमोस्ट 8,000 लीटर के आसपास इस वक्त जो है वो बरामदगी हुई है, और शस्त्रों के अंदर में भी ऑलमोस्ट 200 के ऊपर शस्त्र जो हैं अभी तक अवैध शस्त्र जो है बरामद किए जा चुके हैं, और आगे भी कार्रवाई इसमें लगातार जारी रहेगी।